हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। एसएमएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस सब्जेक्ट में रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 के कोर्स के अंदर बायो के कुछ लेसन हैं, केमिस्ट्री के कुछ लेसन हैं तथा फिजिक्स के कुछ लेसन हैं, जिनमें हम आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जो लेसन हैं उनमें से कार्बनिक रसायन विज्ञान का जो लेसन है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रसायन विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक होती है कार्बनिक रसायन विज्ञान तथा दूसरी होती है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान में कार्बन से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अकार्बनिक रसायन विज्ञान में जिन यौगिकों में कार्बन अनुपस्थित होता है उन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब, कार्बन से निर्मित जितने भी यौगिक हमारी प्रकृति में उपस्थित है उनका अध्ययन हम किस में करेंगे? कार्बनिक रसायन विज्ञान में करेंगे। और कार्बन की अनुपस्थिति से बने जितने भी यौगिक हैं हमारी प्रकृति में, उनका अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन विज्ञान में करेंगे। तो आज हमारा जो लेसन कार्बनिक रसायन विज्ञान से संबंधित है, अतः हम इस कार्बनिक रसायन विज्ञान से संबंधित ही बात करेंगे। तो फिर सुन लेना, रसायन विज्ञान दो शाखाओं में बटा हुआ है, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान, इसके बारे में हम बात करते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान। इसकी हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा चलते हैं, यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई वो आपको बता देता हूँ। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्रजलियस। ब्रजलियस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसको कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। जैव शक्ति सिद्धांत में ब्रजलियस ने कहा कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की शक्ति, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की शक्ति कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की शक्ति सजीव शरीर में ही होती है। सजीव शरीर में ही होती है। सजीव शरीर में ही होती है। इसे क्या कहा गया? जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। कहने का मतलब, जितने भी कार्बनिक यौगिक बनते हैं वो हमारे शरीर में ही बनते हैं, यानी कोशिकाओं के अंदर ही बनते हैं, और
सजीवों के अंश से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। ये किसने कहा? ब्रजलेस ने जीव शक्ति सिद्धांत देकर। और ये सिद्धांत आया था 1815 ईस्वी में। ये सिद्धांत 1815 ईस्वी में दिया गया। परंतु 1828 ईस्वी में एक वोहलर नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट की क्रिया करवाकर सर्वप्रथम यानी सबसे पहला कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। किनके द्वारा? अकार्बनिक यौगिकों के द्वारा। यानी 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया? अमोनियम सल्फेट की क्रिया किससे करवाई? पोटेशियम साइनेट से करवाई। इन दोनों को लेकर उन्होंने क्या किया? गर्म किया प्रयोगशाला के अंदर। और क्या प्राप्त किया? इनसे प्राप्त किया उन्होंने अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। और फिर अमोनियम साइनेट को लेकर और गर्म किया इन्होंने। अमोनियम साइनेट को वापस गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ इनको? यूरिया। क्या प्राप्त हुआ? यूरिया प्राप्त हुआ। और ये सबसे पहला क्या था? कार्बनिक यौगिक था जिसका निर्माण अकार्बनिक यौगिकों से किया गया था। वापस सुन लेना एक बार। जैव शक्ति सिद्धांत के द्वारा क्या कहा गया था ब्रजलेस के द्वारा? कि हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किनसे करते हैं? सजीवों के अंश के द्वारा, यानी सजीवों से प्राप्त जो अवयव होते हैं उनसे ही हम कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। ये किसने कहा? ब्रजलेस ने अपने जैव शक्ति सिद्धांत के द्वारा। ठीक है। परंतु 1828 में वोहलर नामक जो वैज्ञानिक आए उन्होंने प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक लिए और उन अकार्बनिक यौगिकों की क्रिया करवाकर सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बना लिया। यानी इससे कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में भी निर्माण किया जा सकता है, यानी अकार्बनिक यौगिकों से भी इसको निर्मित किया जा सकता है। यह बात वोहलर के द्वारा कही गई। और जैसे ही वोहलर ने यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण कर लिया, तो ब्रजलेस का जो जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था वो क्या हुआ? गलत साबित हुआ। यानी ब्रजलेस के द्वारा जो जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था वो खंडित हो गया या गलत साबित हो गया। किस कारण से? वोहलर के द्वारा किए गए पहले प्रयोगशाला कार्बनिक यौगिक के निर्माण के साथ। ठीक है ना। प्रयोगशाला में सबसे पहले अकार्बनिक यौगिकों से निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा था?
यूरिया, और इसके निर्माण के साथ ही ब्रेजिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया, गलत साबित हो गया। एक बार फिर ब्रेजिलियस ने क्या कहा, सिर्फ सजीवों की शरीर से ही कार्बनिक यौगिक बनता है या बनाया जा सकता है। जैसे कि पादप है, उससे प्राप्त जो भी पदार्थ है उनसे हम कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, या उनकी कोशिकाओं में ही कार्बनिक यौगिक बन सकता है। ये किसने कहा, ब्रेजिलियस ने, और इसको क्या कहा गया, जैव शक्ति सिद्धांत। परंतु 1828 में वोहलर ने जब प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक, अमोनियम सल्फेट क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, पोटेशियम साइनेट क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, जब इनकी आपस में क्रिया करवाई तो एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लिया, एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लिया। इस कार्बनिक यौगिक के प्राप्त होने से जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया, खंडित हो गया या गलत हो गया। ये सामने जो अभिक्रिया दिखाई दे रही है ये आपकी शाब्दिक अभिक्रिया है। इसको हम इसके रासायनिक समीकरणों के द्वारा अगर व्यक्त करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि कैसे होगी इसमें देख लीजिए। NH4 का होल 2 SO4 प्लस 2KCNO, पोटेशियम साइनेट का सूत्र, अमोनियम सल्फेट का सूत्र, ठीक है। इनको जब गर्म किया जाता है तो ये क्या बनाते हैं, अमोनियम साइनेट, तो क्या बनेगा NH4CNO प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। NH4CNO प्लस K2SO4 ये प्राप्त हो गया। अब NH4CNO को यानी अमोनियम साइनेट को वापस लिया गया, NH4CNO, इसको गर्म किया गया। गर्म करने पे क्या प्राप्त हुआ हमें, NH2CNH2CO, ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यह हमें प्राप्त हुआ जो कि क्या है, यूरिया का सूत्र है। समझ गए, यह हमें प्राप्त हुआ है। ये किसका सूत्र है, यूरिया का सूत्र है, NH2CO NH2, ठीक है ना। ये सबसे पहले वोहलर के द्वारा किया गया प्रयोग है। तो ये हमारा क्या है, ये ऊपर वाला जो समीकरण है यानी जो अभिक्रिया है वो किस द्वारा व्यक्त की गई है, शाब्दिक समीकरण द्वारा व्यक्त की गई है, ठीक है। यानी शब्दों के द्वारा जो बताया गया है अभिक्रिया को उसे शाब्दिक समीकरण कहेंगे, और रासायनिक समीकरण यानी जो रसायन प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया गया है उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे या प्रतीकात्मक समीकरण, ठीक है। ये ध्यान जरूरी है और ये अभ्यास आपको लगातार करना पड़ेगा। जो भी प्रतीक है उनको याद करना पड़ेगा, और अगर वो करोगे तभी आप ऐसे समीकरण बना पाएंगे। तो एक बार फिर देख लेना, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4, ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। पोटेशियम साइनेट K2KCNO, ये पोटेशियम साइनेट का सूत्र है। इनको जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं यानी करवा के गर्म किया जाता है, ये डेल क्या है, गर्म यानी ऊष्मा देने का प्रतीक है। और इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NH4CNO यानी अमोनियम साइनेट प्राप्त होता है, और साथ में क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इस अमोनियम साइनेट को आगे लेकर यानी NH4CNO को आगे लेकर फिर एक बार गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, यूरिया यानी NH2 बंद CO बंद NH2, ये हमें प्राप्त होता है। और ये पहला अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त कार्बनिक यौगिक है। कौन सा, यूरिया, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम ध्यान रखना है, वीडियो को आराम से स्टॉप करके नोट्स बनाने हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही
वोहलर के द्वारा ये सिद्ध कर लिया गया कि अकार्बनिक यौगिकों से भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा सकता है, तो इस संसार में कार्बनिक यौगिकों की बाढ़ आ गई और इतने सारे कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गए कि रसायन विज्ञान में एक नई शाखा शुरू हो गई, जिसे कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान, यानी ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हमें देखना है कि कार्बन में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण से ये इतने सारे कार्बनिक यौगिक बना सकता है। तो कार्बन की विशेषता, कार्बन की विशेषता, कार्बन में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण से ये इतने सारे यौगिक बना सकता है, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो कार्बन की विशेषता, पहली विशेषता, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर आता है, यानी इसका नंबर कहाँ पर है, 6 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे। तो परमाणु क्रमांक 6 पर ये आता है। नंबर 2, इसे कैपिटल सी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, कैपिटल सी से व्यक्त किया जाता है। कैपिटल सी से इसको व्यक्त किया जाता है। नंबर 2 विशेषता। नंबर 3 विशेषता, इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता 4 होती है। इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, साझा कर सकता है, ठीक है, दे सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4, यानी 4 अलग अलग तत्वों से ये इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। समझ गए। अब ये संयोजकता करने का जो तरीका है वो क्या होता है, यह अन्य तत्वों से जुड़ सकता है। अन्य तत्व मतलब जो भी अन्य तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, इनसे भी ये क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, यानी साझा कर, इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक बंध बना सकता है। तथा खुद से भी, यानी कार्बन कार्बन से भी आपस में ये क्या सकता है, साझा कर सकता है। कार्बन कार्बन से भी ये साझा कर सकता है, सहसंयोजन बंध बना सकता है। किसके कारण से, इसकी संयोजकता 4 होने के कारण से। ठीक है, अब ये जो संयोजकता करता है तो ये क्या करता है, ये एकल बंध के रूप में भी उपस्थित हो सकता है, द्विबंध के रूप में भी उपस्थित हो सकता है, ठीक है, और त्रिबंध के रूप में भी उपस्थित हो सकता है। यानी ये किसी भी अन्य तत्व से एकल बंध के रूप में भी जुड़ सकता है, द्विबंध के रूप में भी जुड़ सकता है और त्रिबंध के रूप में भी जुड़ सकता है, या अपने समान दूसरे कार्बन से भी एकल बंध के रूप में भी जुड़ सकता है, द्विबंध के रूप में भी जुड़ सकता है और त्रिबंध के रूप में भी जुड़ सकता है। जिसका कारण क्या है, इसका आकार छोटा है। एक तो कारण क्या है, इसका आकार छोटा होने के कारण से
कारण से ये सिग्मा बंध के साथ पाई बंध बना लेता है। सिग्मा बंध के साथ पाई बंध बनाकर द्वि या त्रिबंध बना लेता है, द्वि या त्रिबंध बना लेता है। ठीक है, यानी ये संयोजकता इसकी कितनी है? 4 संयोजकता। ध्यान रखना है, 9th में हमने पढ़ा है संयोजकता किसे कहते हैं। अगर कोई भी तत्व दूसरे अन्य तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, उनकी संख्याएं क्या कहलाती हैं? संयोजकता कहलाती है। और ये ध्यान रखना है, वे बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरेगा या बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बना सकता है। किससे? अन्य तत्वों से भी, जिसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या खुद कार्बन से ही ये संरचना बना सकता है। और जिसका कारण क्या है? ये आकार में छोटा होने के कारण से सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध बनाकर द्विबंध व त्रिबंध बना लेता है। ठीक है, अगली विशेषता, अगली विशेषता इसकी है 5वीं। यह है समचतुष्फलकी संरचना रखता है। समचतुष्फलकी संरचना रखता है। अब प्रश्न ये आता है कि समचतुष्फलकी संरचना होती क्या है? समचतुष्फलकी संरचना होती क्या है? ठीक है, समचतुष्फलकी संरचना को समझाऊं मैं अगर, तो इसमें क्या होते हैं? 4 त्रिभुज उपस्थित होते हैं, देखो ध्यान से देख लेना। समचतुष्फलकी संरचना 4 त्रिभुज उपस्थित होते हैं, वो भी कौन सी? त्रिविमीय संरचना में, यानी 3D सिस्टम में। 3D सिस्टम जानते हैं? त्रिविमीय संरचना में उपस्थित होते हैं और जिनके मध्य सेंटर में कार्बन उपस्थित होता है। कहने का मतलब कार्बन इस प्रकार से उपस्थित होता है सेंटर में, और इसके जो बंध है वो इस प्रकार से समचतुष्फलकी संरचना बनाते हुए, यानी 4 त्रिभुजों के रूप में उपस्थित होते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, एक त्रिभुज तो आधार का निर्माण करता है। एक त्रिभुज किसका निर्माण करता है? आधार का निर्माण करता है। एक त्रिभुज कहाँ उपस्थित है? किसी भी एक त्रिभुज को आधार बनाकर हम इस संरचना का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए? और 3 त्रिभुज इस प्रकार से एक ही शीर्ष पर मिले हुए होते हैं। 3 त्रिभुज एक शीर्ष भाग पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन तीनों फलक, ये 3 त्रिभुजों के फलक है 1 2 3। 3 त्रिभुज तो यूं, और एक त्रिभुज कहाँ? नीचे आधार पे। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? समचतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं, जिसमें कार्बन क्या होता है?
बीच में सेंटर में उपस्थित होता है। ये इसकी कौन सी 5वीं विशेषता है कार्बन की। ठीक है, वापस समझ लेना। 4 त्रिभुज मिलकर, यानी 1 2 1 3 और एक नीचे आधार पे 4 त्रिभुज मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसे कहते हैं समचतुष्फलकीय संरचना। तो कार्बन भी क्या है, समचतुष्फलकीय संरचना बनाता है, जिसमें कार्बन तो सेंटर में होता है और इसकी चारों संयोजक जो रेखाएं हैं वो 1 2 3 चारों दिशाओं में समचतुष्फलकीय संरचना में उपस्थित होती है, जिसमें एक त्रिभुज को आधार मान लें और बाकी जो 3 त्रिभुज है या 3 फलक है, त्रिभुज के क्या है, फलक है, ये त्रिभुज क्या है, फलक है, ये आपस में जुड़ते हैं तो एक संरचना बनती है जिसे कहते हैं समचतुष्फलकीय संरचना। ये इसकी 5वीं विशेषता है। 6ठी विशेषता है कार्बन के जो बंध है, कोण है, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। प्रत्येक जो बंद कोणों की जो ये संरचना है, कार्बन की जो ये बंध है, ये बंध है, इनके मध्य की जो कोणीय संरचना है या कोण का मान होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है ना। और 6ठी विशेषता इसकी होती है, ये 6ठी विशेषता यही हो गई, बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और 7वीं विशेषता होती है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्रिया। श्रृंखलन क्रिया का मतलब होता है यह कार्बन कार्बन से जुड़कर लंबी संरचना बना लेता है, यानी कार्बन कार्बन आपस में सहयोग कर कर इस प्रकार से लंबी संरचना बना लेते हैं। ये लंबी संरचना जो बनने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। और ये श्रृंखलन होने की क्रिया 3 प्रकार की होती है। रेखीय श्रृंखलन क्रिया, रेखीय श्रृंखलन, रेखीय श्रृंखलन क्रिया, रेखीय श्रृंखलन क्रिया यानी इसे अशाखित भी कहते हैं। अशाखित श्रृंखलन भी कहते हैं। दूसरी होती है शाखित श्रृंखलन क्रिया, शाखित श्रृंखलन क्रिया। और तीसरी होती है चक्रीय श्रृंखलन क्रिया, श्रृंखलन क्रिया। ये 3 प्रकार से ये श्रृंखलन क्रिया करता है। तो कार्बन में ये 7 प्रकार के गुण होते हैं जिसके कारण से कार्बन इतने सारे यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। और कार्बन के इन सभी यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन विज्ञान या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आज हमने कार्बन रसायन विज्ञान की जो प्रक्रिया कैसे शुरू हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और कार्बन के कौन कौन से गुण होते हैं जिसके कारण से ये इतने सारे कार्बनिक यौगिक बना पाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आराम से वीडियो को स्टॉप करके इसके नोट्स आप बना सकते हैं और जल्द ही हम हो सकता है 1 नवंबर से ऑफलाइन क्लास में मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अंगूठे के निशान को लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ जो भी आपके कमेंट्स या जो भी आपके प्रश्न है वो YouTube चैनल के इनबॉक्स में जाकर दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो अपना मैसेज भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार का अगर कोई प्रश्न कोई प्रॉब्लम
हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।